गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। सुनो पाकिस्तान की अहम खबरों से भरी हुई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। और इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे, उसका लुत्फ उठा रहे होंगे। जुमे का ये मुबारक दिन आपके लिए बाबरकत साबित हो। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और एक नहायत ही ईमान अफरोज़ खबर आपके साथ शेयर करते हैं। और ख़बर ये कि ग़िलाफ़े काबा, इस मुक़द्दस ग़िलाफ़ को तारीख़ में पहली बार मक्का मुकरमा से बाहर जद्दा में जारी इस्लामी आर्ट्स बिनाले 2025 में नुमाइश के लिए पेश किया गया है। बिल्कुल नाजरीन, ये एक इंतहाई नायाब मौका है जहां लोग ना सिर्फ रेशम से तैयार होने वाले ग़िलाफ़े काबा को करीब से देख सकते हैं, बल्कि इस पर सोने और चांदी की तारों से नक्ता कुरानी आयात के अलावा ग़िलाफ़ पर इंतहाई नफासत से की गई बुनाई और खूबसूरत कढ़ाई का मुशाहिदा भी कर सकते हैं। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल के हज टर्मिनल में जारी इस्लाम आर्ट्स बिनाले का दूसरा एडिशन 25 मई तक जारी रहेगा। और ये सिर्फ एक नुमाइश नहीं है, बल्कि इस्लामी फ़न, तारीख़ और अकीदत का हसीन इम्तिज़ाज है, जहाँ पर ज़ायरीन को ग़िलाफ़े काबा की तैयारी के मराहिल के बारे में भी तफसीलात जानने का मौका मिलेगा। तो अगर आप सऊदी अरब में मौजूद या फिर वहाँ जाने का इरादा रखते हैं तो इस तारीख़ी मौके को हाथ से हरगिज़ न जाने दें, क्योंकि ग़िलाफ़े काबा को इतने करीब से देखने का ये पहला और शायद हमेशा के लिए यादगार मौका होगा। तो अभी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जानते हैं मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल। नजफ, ओवर टू यू। आइए आपको मौसम समझाते हैं, दिखाते हैं थ्रू ग्राफिक्स। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे, ताहम पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सूरज खूब चमकेगा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -2 और ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की तरफ चलते हैं। स्कर्दू में दर्जा हरारत कम से कम -3 और ज्यादा से ज्यादा 9 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब नजर डालते हैं आजाद कश्मीर पर। वादी के बलाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की बात करें तो वहां पर कम से कम टेम्परेचर 4 और ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहां पर कम से कम पारा -2 और ज्यादा से ज्यादा 14 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान आजाद कश्मीर में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री रहने की तवक्को है। पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, यानी कि सवात की, वहां पर कम से कम टेम्परेचर -2 और ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं सूबा पंजाब के मौसम का, जहां लाहौर समेत पंजाब के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का रुख करते हैं, वहां पर कम से कम पारा 4 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं, मुल्तान में कम से कम टेम्परेचर 10 और ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। और अब आपके साथ शेयर करते हैं सुबह बलूचिस्तान का मौसम, जहां शुमाली अजला में शदीद सर्दी के डेरे हैं। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -2 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, कला अब्दुल्ला, मस्तोंग, कल्लात,
चागी और गिरदो-नवाह में बारिश की पेशगोई की है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां दिन भर सूरज का राज रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत कराची का दर्जा हरारत कम से कम 16 और ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। तो जनाब, अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं खेल के मैदान से। तो ट्राई नेशन सीरीज फाइनल राउंड में दाखिल हो गई है। तारीख साज फतह के बाद शाहीन कीवीज पर झपटने को तैयार हैं और आज बड़ा अहम और बड़ा दिलचस्प दिन होने वाला है। सैफ अफ्रीकी सीरीज का फाइनल चूंकि आज कराची में खेला जाना है, वहां पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। मैच दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दोनों ही टीमें सीरीज जीतने के लिए खासी पुरअज़्म हैं, दोनों का मोराल हाई है। न्यूजीलैंड सीरीज के दोनों मैच जीत चुकी है, जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने गुज़श्ता मैच में साउथ अफ्रीका को तारीखी शिकस्त दी है, जिससे टीम पाकिस्तान का मोराल भी खासा हाई हुआ है। और आपको ये भी बताते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मिशेल सेंटनर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सैफ अफ्रीकी सीरीज का फाइनल हाई स्कोरिंग होगा। 90% तमाशाई हमारे खिलाफ होंगे। फाइनल से पहले तैयारी का जो हमें वक्त मिला है वो बहुत ही बेहतरीन है। पाकिस्तान में क्रिकेट खेलकर बहुत लुत्फानंदोज होते हैं। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्टार बैटर बाबर आजम ने दरख्वास्त की है कि इन्हें किंग शिंग कहना बंद करें। मैं अभी किंग नहीं हूँ, करियर के अख्ताम पे पता चलेगा कौन किंग है। चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं और शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। खासे बेताब हैं हाई वोल्टेज मुकाबले देखने के लिए। ऐसे में इंटरनेशनल टीमों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान समेत 5 टीमों ने लाहौर और कराची में पड़ाव डाल दिया है। बांग्लादेशी टीम के कप्तान शांतु कहते हैं, हमारा हर खिलाड़ी ट्रॉफी जीतने के लिए पुरजोश है और हम चैंपियन बनना चाहते हैं। बिल्कुल जी, बने, आप कोशिश करें और सभी की यही कोशिश है, लेकिन उसके लिए आपको तगड़ा मुकाबला लाजमी करना होगा। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तजियाकार इरफान ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान आपके वक्त का। बताइएगा, आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल आ रहा है, कितना टफ मुकाबला होगा और कौमी टीम से क्या तवक्कुआत हैं, क्यों कि पाकिस्तानी जो टीम है दोबारा अपनी फॉर्म में आ चुकी है, ये हम देख सकते हैं? देखें, ओबियसली बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की लास्ट जो विक्ट्री है और जिस तरह आपने इंट्रो में भी कहा, रिकॉर्ड साज है। पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा हाईएस्ट टोटल को रन चेस किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 349 पाकिस्तान ने चेस किया था। एक तो अपनी होम सॉइल पे हाईएस्ट टोटल को चेस किया है, ओवरऑल भी पाकिस्तान ने अपना जो सबसे हाईएस्ट टोटल को वो चेस किया है। इससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर भी उस वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का भी हाईएस्ट टोटल चेस किया था। तो बट हमेशा मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ओडीआई फॉर्मेट को लास्ट 1 ईयर से बड़ा अच्छा खेल रहा है। लास्ट 4-5 मंथ से जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि ओडीआई का टेम्पलेट कहीं ना कहीं हमें मिल चुका है। उसका जो फॉर्मूला है, जो पाकिस्तानी टीम को कम्बिनेशन है, वो उसको सूट करता है। 2-3 चीजों पे मेरा ख्याल है बहुत काम करने की अभी भी जरूरत है। होता क्या है कि जब आपको विक्ट्रीज मिलती हैं तो आपके जो लूप होल होते हैं, आपकी जो डेफिशिएंसीज हैं, वो कहीं ना कहीं हाइड हो जाती हैं। एक तो सबसे बड़ा हमारा लूप होल ये है कि हम मिडिल ओवर में विकेट नहीं ले पाते। आप कंटिन्यूसली देखें किसी भी सीरीज के अंदर तो हम उसमें स्ट्रगल करते हैं, चाहे वो T20 भी हो, ओडीआई भी हो या टेस्ट भी हो। तो एक इस पे काम करने की जरूरत है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास कोई तगड़ा रेगुलर बॉलर नहीं है। स्पिनर की बात अगर करें तो, और इस स्क्वाड के अंदर भी सिर्फ एक स्पिनर रखा गया है। दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम डेथ ओवर के अंदर जो है वो बहुत रन्स देते हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी हमने पहले मैच में लास्ट 6 ओवर के अंदर 86 के करीब दिए। इसमें भी लास्ट 10 ओवर के अंदर हमने अफ्रीका के अगेंस्ट 110 रन कंसीड करवाए। इसी तरह फिर तो दूसरा प्रॉब्लम हमें नजर आता है कहीं ना कहीं ओपनिंग का भी प्रॉब्लम आ रहा था, कोई पार्टनरशिप नहीं बन पा रही थी। नए ओपनर है दोनों, समहाउ फखर बहुत अरसे से करते आ रहे हैं, बट उनका कमबैक था, बट दोनों मैचेस में अच्छी फॉर्म में नजर आए। बाबर को मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पे साइम की एब्सेंस में ओपनिंग का चार्ज दिया गया।
तो बाबर अच्छे तो लग रहे हैं लास्ट मैच के अंदर भी, बट लंबा रन जो उनसे ड्यू है वो नहीं हो पा रहा। तो पाकिस्तान ने 2-3 चीजों को थोड़ा सा भी कोशिश करनी है, क्योंकि आगे बड़ा इवेंट, इससे बड़ा इवेंट चैंपियन ट्रॉफी है। बिल्कुल। बट अगर आज के फाइनल के हवाले से बात करें तो ऑब्वियसली बहुत मोराल बूस्टिंग है, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं। ऑब्वियसली इतनी बड़ी विक्ट्री आपके पास है, जो मिडिल ओवर के अंदर भी पाकिस्तान रन नहीं कर पा रहा था, पार्टनरशिप नहीं डेवलप कर पा रहा था। तो एक अच्छी चीज ये है कि फखर से बर्डन हटा है। बैटिंग के अंदर देखते तो सिर्फ फखर के ऊपर ही बात हो रही थी कि जी वही ही एक मैच विनर है, क्योंकि बाबर से भी रन नहीं हो रहे थे। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि जब रिजवान ने और सलमान अली आगा ने रन कर दिया तो ऑब्वियसली बर्डन बाकियों से भी हट गया। तो जब आपकी टीम में 2-3 मैच विनर आ जाते हैं तो उससे आपका ऑब्वियसली एक बर्डन भी हटता है और बाकी टीम में कॉन्फिडेंस भी आता है। तो टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सही कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम, जिस तरह मैंने कहा कि डेथ बॉलिंग के अंदर हम बहुत रन दे रहे हैं, तो तीसरा बॉलर जो फास्ट बॉलर है वो भी देखना पड़ेगा कि किसको रखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि स्नैन ने भी काफी रन कंप्लीट किए, ऑलमोस्ट 9 की एवरेज के साथ उन्होंने इकॉनमी के साथ उन्होंने जो 7 ओवर किए थे लास्ट मैच में। तो आकिफ जवेद को आपने ऐड किया हुआ है अपने स्क्वाड के अंदर हारिस रऊफ की जगह। शायद मेरा मानना है कि उसको खिलाना चाहिए, एक ऐसा प्लेयर जिसको बाकी टीमों ने भी नहीं खेला और उनका पेस भी 140 प्लस है, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बाकी ओवरऑल बाकी 10 प्लेयर तो मेरा ख्याल सेम खेलेंगे, एक प्लेयर के ऊपर शायद थिंक टैंक सोचेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाबर को अगर आप अपने नंबर 3 पे भी ले आते हैं और साउथ शकील से ओपन करवाते हैं तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छी ट्रायल हो सकती है, क्योंकि इन्हीं टीमों ने एग्जैक्ट 1 वीक के बाद, फिर अगर आप देखें तो 5-6 दिन के बाद 19 तारीख को कराची में ओपनिंग मैच भी खेलना चैंपियन ट्रॉफी का जी। तो आपके पास मार्जिन अब है नहीं है आप ज्यादा ट्राई करने का, और उसके अंदर चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी आपके पास 3 गेम है, 3 में से 2 जीतनी लाजमी है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। तो पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली अब हर टीम के पास टाइम कम है, कॉम्बिनेशन डेवलप करना है, बट पाकिस्तान चाह रहा होगा किसी ना किसी तरह उसी प्लेइंग 11 के साथ जिसके साथ उसने पहला मैच भी न्यूजीलैंड के लिए खेला है। अच्छा इरफान, जरा ये भी बता दें कि सिलेक्शन को लेकर ख़ास तौर पर टीम की काफ़ी एतराज़ात आ रहे थे, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर भी हम देख रहे थे बहुत सवालात उठ रहे थे। क्या आपको अब लगता है कि कौमी टीम ने जो तारीखी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है इससे नाक़दीन को उन्होंने जवाब दे दिया, और जो उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है हाईएस्ट चेस का, तो उससे कुछ ना कुछ जो क्रिटिसिज्म है वो कम हुआ है टीम के ऊपर? देखिए, क्रिटिसिज्म तो ऑब्वियसली जब आप बुरा परफॉर्म करते हैं तो आता ही आता है, ये पाकिस्तान के दुनिया की हर टीम में आता है। हमारा जरा और इंडिया का जो मीडिया जरा ज्यादा वोकल है, और क्योंकि हम वन स्पोर्ट नेशन है। अब देखें ना, बाकी तो स्पोर्ट्स खत्म हो गई आपकी सारी कंट्री के अंदर से अनफॉर्चुनेटली। तो जब वन स्पोर्ट नेशन के तौर पे बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली सारा प्रेशर भी इन क्रिकेटर्स पे ही आता है, और सिर्फ हाइप भी इसी को मिलती है, फाइनेंशियल भी इसी के पास है, तो वो तो ऑब्वियसली फिर आप पे आनी है। दूसरी चीज ये कि जब आप अपने होम सॉइल पे भी अच्छा नहीं ना करते तो फिर डबल प्रेशर आता है। चले आप अवे सीरीज के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया में अच्छा नहीं करेंगे, साउथ अफ्रीका में नहीं करेंगे, तो आप कह सकते हैं जी हमारे लिए एलियन कंडीशन है, हमें उन कंडीशन से एक्लेमेटाइज नहीं हो पाए। बट अगर आप अपनी कंडीशन के अंदर अच्छा नहीं करते तो फिर आपके ऊपर ये बनता है, ड्यू है ये क्रिटिसिज्म, वो फिर होगा। दूसरी चीज ये कि ये जो परफॉर्मेंस है ये वन ऑफ आती है, ये रेगुलर नहीं आती। यही शायद हम पाकिस्तानी टीम को अनप्रेडिक्टेबल भी इसीलिए कहा जाता है कि ये रेगुलर बेसिस पे रिपीटेबल परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। जब तक आप बड़ी साइड जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात हमेशा करते हैं, वो दुनिया की बेस्ट साइड क्यों कहा जाता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करते हैं, उनके बैटर रिपीट करते हैं, बार बार देते हैं। तो पाकिस्तान ने करना ये है कि हमारा जैसे सबसे बड़ा बैटर की हम बात करें बाबर है, तो बाबर भी कंसिस्टेंट नहीं है। तो जब बाबर कंसिस्टेंट नहीं तो बाकी नीचे वाले भी उसी तरह ही है, वो भी कंसिस्टेंट नहीं होते। बट कहीं ना कहीं इतनी बड़ी विक्ट्री से, क्योंकि बहुत बड़ी विक्ट्री, जिस तरह हैविंग सेड दैट कि ये एक रिकॉर्ड साथ थी, रिकॉर्ड बनाया आपने, हाईएस्ट टोटल चेस किया, उससे कॉन्फिडेंस तो मस्ट आया होगा। लेकिन आपकी ऑपोजिशन जो है न्यूजीलैंड, वो बहुत तगड़ी है, उनके अगर आप देखें तो वो तमाम बॉक्सेस को टिक करते हैं। मुझे अच्छा इरफान, हमने बैटर्स की परफॉर्मेंस तो देखी है और ये सबके सामने उनकी परफॉर्मेंस है, मगर अभी तक हमारी बॉलिंग ने कोई गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। क्यों हमारी बॉलिंग उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही जिस तरह करना चाहिए? इसमें मैं प्रीवियस बात में एक लास्ट चीज पहले ऐड कर दूं कि ये आज का मैच जो है ना, वो ओब्वियसली टॉस बेस बहुत ज्यादा होगा। लास्ट मैच में जब पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, उसमें टॉस का बड़ा वाइटल रोल था। पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था तो ड्यू आना शुरू हो गई थी, ड्यू से बैटिंग कन्वीनियंट हो गई और आपके लिए रन चेस बड़ा आसान हो गया।
साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला उस तरह तो ठीक लग रहा था, बट ड्यूक की वजह से गलत लग रहा था। तो आज जो टीम टॉस जीतेगी वो स्ट्रेट अवे चेस की तरफ जाएगी, कोई टीम पहले नहीं खेलेगी। कमिंग बैक टू योर आंसर क्वेश्चन कि अब पाकिस्तान क्यों बॉलिंग में अच्छा नहीं कर रहा जी। अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई भी लड़का डोमेस्टिक नहीं खेलता, और जब आप लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलते, 4 डे नहीं खेलते, तो आपका जो रिदम होता है वो नहीं बन पाता। ये जितने भी प्लेयर हैं सब 4 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 फॉर्मेट को ज्यादा खेलना पसंद कर रहे हैं। उसका स्ट्रगल ये नुकसान ये हो रहा है कि आप ODI और टेस्ट के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। टेस्ट के अंदर तो हमारे पास एक भी बॉलर नहीं है। फास्ट बॉलर की बात करें, जिन बॉलर की बात करें, शाहीन भी इंजरी के बाद से आए, 2 साल हो गए हैं। वो स्पार्क जो उनके अंदर एक उनके अंदर कहना चाहिए ग्लेयर होना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा। इसी तरह नसीम शाह भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये मुझे एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान। तो इरफान, इसका ये जो जवाब पेश करते हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा अगर हम डोमेस्टिक खिला देंगे और दूसरे इवेंट्स खिला देंगे छोटे, तो फिर बड़े इवेंट्स के दौरान ऐसा होता है कि हमारे जो बॉलर्स हैं या ओवरऑल जो प्लेयर्स हैं, ये ने कोई ना कोई इंजरी हो जाती है, ये जनाब इंजर्ड हो जाते हैं, तो इसलिए भी अवॉइड करते हैं। इस दलील में कितना वजन है? नहीं, ये तो बड़ी रेडिकुलस सी एक लॉजिक है। आप ये देखें कि भारत के तमाम प्लेयर अभी चैंपियन ट्रॉफी से पहले जैसे ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, सब ने डोमेस्टिक खेला है और सारे खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तमाम प्लेयर, पूरी टीम उनकी डोमेस्टिक खेलती है। क्योंकि होता क्या है कि आप अपनी जितनी भी आपकी कमियां होती हैं, आपकी जो भी मसाइल होते हैं बैटिंग के अंदर या बॉलिंग के अंदर, उसको आप ओवरकम ही डोमेस्टिक में जाके करते हैं। इंटरनेशनल तो एग्जीक्यूशन की जगह है, उधर तो आपके पास मार्जिन ही नहीं है सीखने का। उधर तो आपने सिर्फ जाके मैच को जीतने की कोशिश करनी है, एग्जीक्यूट करना है। तो ये जब आप इन्हीं चीजों को रिपीट अपने आप को बचाने के लिए, सीखने के लिए आप इन जगहों पे आएंगे। जैसे बाबर की मिसाल लेते हैं कि बाबर से जब स्ट्रगल कर रहे थे तो सारी दुनिया ने कहा कि बाबर को जाके डोमेस्टिक में जाना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करे। जब वो खाली प्रैक्टिस करते रहे, तो उस तरह प्रैक्टिस करने से कई दफा तो नहीं होता। इंडिया ने बुरी तरह मार खाई ऑस्ट्रेलिया से। इंडिया की सारी टीम जाके डोमेस्टिक खेली है, वो रणजी ट्रॉफी जो है वो खेलते रहे हैं। रोहित शर्मा की बात कर ले, विराट कोहली की बात कर ले, तो पॉइंट ये है कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये बेसिक फंडामेंटल है। बिल्कुल इरफान, आपने सही कहा, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये प्लेयर्स के लिए ही आगे चल के बेनिफिशियल होती है। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अहम उन्होंने बात की है कि जनाब ये जो ICC के और ODI के ये जो बड़े मैचेस होते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं, ये एग्जीक्यूशन की जगह होते हैं। प्रैक्टिस वो चीज़ें कवर नहीं कर सकती। आपके हमसाए में भारत को देख लें, बड़ी बड़ी टीम्स को आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया को, वो सब डोमेस्टिक खेलते हैं और वहाँ पर अपनी कमियों को, खामियों को जो है वो कवर करते हैं और उसके बाद जनाब वो बड़े मैचेस में फिर उनकी परफॉर्मेंस निखर कर सामने आती है। तो हमें भी इसी फॉर्मूले पर, इसी कुलिये पर जो है वो अमल करना होगा, फिर ही कुछ बेहतरी आ सकती है प्लेयर्स की कारकर्दगी में और ओवरऑल टीम की कारकर्दगी भी। और यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान वंस अगेन। अब बात करेंगे मुल्क की सियासत की। तो PTI की जानिब से खतबाजी का सिलसिला जारी है। बानी PTI की जानिब से चीफ जस्टिस को एक खत लिखा गया है। आर्मी चीफ को 3 खत लिखे गए हैं। एक खत और डोजियर IMF को लिखा गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के नाम तीसरे खत में बानी PTI ने वही इल्ज़ामात दोहराए हैं जो इससे पहले 2 खतूत में लगाए गए थे। बानी PTI के खतूत पर आर्मी चीफ का रद्दअमल भी आया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तुर्क सदर के एजाज़ में दिए गए इस दोहराने में उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और 2 टोक अल्फाज में ये वाज़ेह किया कि ख़त की बातें सब चाले हैं, उन्हें किसी का कोई ख़त नहीं मिला। अगर मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दूंगा। PTI ने IMF को भी डोजियर और ख़त लिख दिया। ये ख़त बानी PTI की हिदायत पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने लिखा है और इस्लामाबाद में IMF पाकिस्तान के दफ्तर में जमा कराया गया है। अपोजिशन लीडर ने बताया है कि ख़त में गवर्नेंस, कानून की हुक्मरानी और ट्रांसपेरेंसी, 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात पर बानी PTI और सियासी कैदियों के मामलात को उजागर किया गया है, जबकि डोजियर में इलेक्शन में मुबैना धांधली और नताइज में तब्दीली के सबूत पेश किए गए हैं। ख़त में बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफ़र की IMF से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया गया है। PTI के डोजियर और ख़त पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने ख़त को मौशी खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला करार दिया है और ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ख़त मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाने की एक और कोशिश है। PTI कौमी बहरानों से ही अपनी सियासत चमकाना चाहती है और कौम को PTI के बार बार दोहराए जाने वाले तर्ज़-ए-अमल को पहचानना होगा। इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार शौकत पराजा साहब। बहुत शुक्रिया
शौकत साहब, आपके वक्त का आपसे जानना चाहूंगी कि पीटीआई की जानिब से खतबाजी का सिलसिला जारी है। आर्मी चीफ ने 2 टोक जवाब दे दिया है। जनरल आसिम मुनीर का जवाब पीटीआई के लिए क्या पैगाम है? पैगाम तो वही है जो पीटीआई शुरू से दे रही है। वो बेशक 25 मई 2022 हो, 26 नवंबर 2022 हो, 9 मई हो या फिर 26 नवंबर 2024 हो, पीटीआई का एक ही पैगाम है कि बस किसी तरह हमें आज़ाद करें, जैसे हम पहले से थे हमारी वही परवरिश करें, उसी तरह हमें प्रमोट करें और हमें बैक टू पावर लेके आए। अब ये खत 1, 2, 3 आर्मी चीफ को लिख दिए, कॉन्टेक्स्ट तो सबका ही एक है। आर्मी चीफ को खत लिख के आर्मी चीफ को बताया जा रहा है या आर्मी चीफ को खत के बहाने दुनिया को बताने की कोशिश हो रही है कि ओहो यहाँ बड़ा जुल्म हो गया, यहाँ पर हमें गिरफ्तारियां हो गई। ये नहीं लिखते कि ईद की रात थी, चांद रात थी, फरियाल तारपुर साहिबा यहाँ पॉलीक्लिनिक इस्लामाबाद में दाखिल थी, रात को 12 बजे उनको पॉलीक्लिनिक से अरेस्ट करके उनको जेल फेंका गया। ये नहीं बताते कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया, या उन सवालात का जवाब नहीं देते जिनमें मियाँ शहबाज शरीफ, हमदा शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, उसके अलावा ख्वाजा साद रफीक, यानी दोनों भाई सलमान रफीक, साद रफीक और ना जाने कितने लोगों को मसलसल बंद रखे। आज अगर पाकिस्तान के कवानीन में, आज अगर पाकिस्तान के आइन में सुकम नजर आ रहे हैं, तो कल तो अदालत ने भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक खातून जज साहिबा ने कहा कि ये क्या बात हुई कि जब आप खुद हुकूमत में थे तो गर्मजोशी से आपने आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए बाकायदा कानून साजी, बिल्कुल, और आज आप यहाँ आकर मुखालफत कर रहे हैं। तो ये जो डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, ये डुअल स्टैंडर्ड तो अब आश्कारा हो चुके। अब इन खतूत का मकसद या IMF को खास तौर पर बड़े दुख की बात होती है कि आप एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, लेकिन आप वो सारा कुछ आप अपने हिसाब से लिखकर IMF को दे रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद तो फिर यही है कि IMF क्यों तामन कर रही है पाकिस्तान के साथ, IMF का पैकेज क्यों है पाकिस्तान के साथ। मत भूलिए कि अगर IMF की ये सर्टिफिकेशन नहीं है तो फिर दोस्त ममालिक भी अब तामन नहीं करते। तो लिहाजा बड़ा समझ बूझ के, बड़ी गहरी तरीके से इस चीज को आर्टिकुलेट करके कि IMF का पैकेज स्क्रैप कराएं तो सऊदी अरब भी, UAE भी, चाइना भी, वो भी पीछे हो जाएंगे और खुदा न खास्ता वो जो ख्वाहिश है पुरानी के पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और पाकिस्तान। शौकत साहब, ये इस तरह के बहरानों में या इस तरह की सूरत हाल में इसका फायदा उठाकर तहरीक इंसाफ बार बार हम देख रहे हैं सियासत करती है, मुल्क ओवरऑल नुकसान होगा। जिस तरह आपने बताया कि अगर IMF नहीं देगा कर्जा तो बाकी दोस्त ममालिक भी हिचकिचाएंगे, वो भी नहीं देंगे। तो फिर इस तरह से पीटीआई को खुद क्या फायदा हासिल होगा ये सब करके? मुल्क का तो इसमें नुकसान होगा। ये बड़ी अहम बात आपने की है कि वो मुल्क का फायदा नुकसान कब देखते हैं। पाकिस्तान की तारीख में 9 मई जैसा सानिया कभी किसी ने सोचा नहीं। किसने किया? वो पीटीआई ने किया। और ऊपर से ऐसा आर्गुमेंट आएगा कि अच्छा हम कर रहे थे तो आपने रोका क्यों नहीं। भाई आपकी जुर्रत कैसे हुई? आपने ये सोच क्यों लिया कि आप शोधा की यादगारों की बेहरमती करेंगे? आपने ऐसा प्लान कैसे कर लिया? आपके लोग उधर गए क्यों? कहते हैं कि जी हम आ रहे थे, रास्ते में क्यों नहीं रोका? आप उधर जा क्यों रहे थे? किसी ने आज तक, नून लीग हो, खास तौर पर पीपल्स पार्टी हो, पीपल्स पार्टी के साथ क्या नहीं हो। आज भी गड़ी खुदा पक्ष में जाएं, आपको कब्रें ही कब्रें मिलती। किसी को जहर दी गई, किसी को सरेआम गोलियां मारी गई दरख्तों पे चढ़ के, किसी को फांसी पे लटका दिया गया और किसी को दहशतगर्दी का शिकार किया गया। शौकत साहब, रोकना तो एक तरफ, ये तो इनका बयानिया एक तरफ, ये तो उस मौके पे ये भी बयानात आए थे कि जनाब बजाय हीट को कम करते ये बयानात दाग दिए गए कि दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो दोबारा यही कुछ होगा। जी मैं यही बात करना चाह रहा हूँ और बिल्कुल वहाँ ऑडियो वीडियो मौजूद हैं। अपने लोगों को कहा जा रहा है कि चले कोर कमांडर घर के बाहर आ जाएं, आप GHQ पे आ जाएं। आप जब उकसाएंगे, लोगों को बुलाएंगे तो फिर लोग तो अपना वो जितने भी हों, ये नहीं है कि खुदा न खास्ता पूरा पाकिस्तान उठ के आ गया था। आपने आइडेंटिफाई किए
मियांवाली में हमला किया, एयरबेस पे किया, चकदारा में किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, पेशावर पे, बाला हसार पे, फैसलाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में, सब मिलिट्री के इंस्टॉलेशन पे आपने अटैक किए। तो ये जो आपने भी बात की कि अगर एक बार गिरफ्तार किया गया तो फिर करेंगे, तो ये इट मीन्स के था, पूरा ऑर्गेनाइज था। वैसे थोड़ी हो सकता है कि एक ही वक्त में 12-13 शहरों में एक ही तरह की कार्रवाइयां की जाएं। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, हम तो बिल्कुल ही मासूम हैं, हम पवित्र हैं, और ये जो खतूत का सिलसिला है ये थोड़ी है कि हमें रिहा किया जाए, ये तो मुल्क को और बदनाम करने की बात की जा रही है। बिल्कुल ठीक। मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया गया। अब खतूत के हवाले से बात कर लेते हैं। शौकत साहब, आपको आप मंजर देख रहे हैं, सारे मामलात पर नज़र है आपकी, बताइएगा कि हुकूमत बतौर रियासत और एग्जेक्टिव पीटीआई के खतूत का जवाब देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? नहीं, देखे ना, ये रोजाना की बुनियाद पर जवाब ही तो दिया जा रहा है। मसलन आर्मी चीफ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कल के वजीर आजम हैं, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपके जो मसाइल हैं उधर जाएं, आपके यहाँ अदालतें मौजूद हैं, आपके जो मसाइल हैं उधर जाएं। कौन सा आइन कहता है कि आप आर्मी चीफ को पॉलिटिक्स में ड्रैग करें? इधर से तो कहा जाता है कि हम कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। आइन में कहाँ लिखा है कि आप आर्मी चीफ के जाकर रिलीफ लें? बिल्कुल। और फिर मैं बात करूंगा, आप कहते हैं कि जी आर्मी चीफ ताकत का सरचश्मा है, तो हम उधर बात करेंगे। ये इसलिए कि इन्होंने वो 10-15 साल जो इनको पावर में लाया गया, जिस तरीके से प्रमोट किया गया, जिस तरह से 2014 की धरने करा के 2018 के इलेक्शन करवाए गए, इनके ज़हन में वो चीज़ निकल ही नहीं रही कि जिस तरह से हमें प्रमोट किया गया, हमें दोबारा प्रमोट किया जाए। चीफ जस्टिस को भी तो खत लिख दिया गया। अब अदालती मामलात हैं, ओवरनाइट तो किसी को रिहा नहीं किया जा सकता। जो बेहतर तरीका था, जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें डेडलाइन ना डाली जाती, उसमें पेश की शराइत ना रखी जाती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता बातचीत से निकलता है। ये सियासत है, ये जमहूरियत है, ये पार्लिमानी डेमोक्रेसी है। इसमें बैठने से और मसलसल बैठने से मामला हल होते हैं। ये थोड़ी होती है कि आप एरोगेंस में, तकब्बुर में, गरूर में आप कहें कि नहीं 31 जनवरी तक जो करना है कर लें, वरना हम फिर सड़कों पे होंगे। और 31 का भी इंतजार नहीं किया, 28 को ही फारिग हो के नहीं हम आपसे कोई बातचीत। अच्छा शौकत साहब, लास्टली जरा इस पर भी कमेंट करते हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त हमें शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार दिखाई दे रही है। सिंध, पंजाब और केपी में पार्टी में इंतजामी तब्दीलियों का सिलसिला भी चल रहा है। ये तब्दीलियां तहरीक इंसाफ के लिए फायदेमंद साबित होंगी या फिर नुकसानदेह आने वाले दिनों में? आपने सिंध पंजाब की बात कर दी, केपी में तो और बड़ा मसला है। केपी का भी जिक्र किया है। एक तरफ तो पीटीआई कह रही है कि हम अलायंस बनाते हैं दूसरी जमातों के साथ, जिसमें पहले महमूद खान अचकदई साहब आ गए थे, फिर शायद खाका नवासी साहब के साथ बैठते हैं, मुस्तफा नवाज खोखर साहब के साथ बैठते हैं, मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद करने की बड़ी शदीद ख्वाहिश आई हुई है। हालांकि जो कुछ उनके साथ वो करते रहे, कहते रहे, जिस तरह से अलकाबात देते रहे, अभी तो अपने अंदर मसलन आप एक तरफ अलायंस बनाते हैं, दूसरी तरफ अपने बंदों को निकाल रहे हैं जी। शेर अफजल खान मरवत जो क्राउड पुलर है, जब कोई नहीं निकल रहा था, शेर अफजल खान मरवत ने लोगों को निकाला। अब आप कहते हैं कि नहीं हम उनको पार्टी से निकाल रहे हैं। ये दुरुस्त है बात बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब की कि पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए, पार्टी में लोगों को जो कहा जाता है लीडरशिप की तरफ से वो करना चाहिए। लेकिन इमेजिन आप एक अपोजिशन में हैं, आपको तो अभी लोग चाहिए अपने साथ, आपको लोगों को साथ लेकर चलना है। यही तो सवालात पैदा होते हैं कि ये कैसी सियासी, बिल्कुल ये बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि ये कैसी सियासी जमात है कि जनाब दूसरों के साथ तो अलायंस कर रही है और अपने ही लोगों को निकाल रही। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, और आपने बड़ी दुरुस्त निशान दी। जब तमाम तहरीक इंसाफ खामोश थी, कोई लीडरशिप, कोई रहनुमा सड़कों पर निकलने को तैयार नहीं था, तो शेर अफजल मरवत ही थे जो नजर आते थे। लेकिन तहरीक इंसाफ का ये भी मसला ना कि जब कोई उनके लीडर से ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो जाता है या किसी को थोड़ी सी भी पॉपुलैरिटी मिलती है तो फिर इनसिक्योरिटी आ जाती है, फिर सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर वही होता है जो अभी आप देख रहे हैं। तो जनाब ये सिलसिला तो इसी तरह जारी है। हमारे प्रोग्राम में भी वक्त हुआ गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। शहर कायद की बात करते हैं, जो कि रोशनियों का शहर भी जिसे कहा जाता है, कारोबारी हब भी है। लेकिन इस शहर में एक ऐसा मसला है जो हर शहरी के लिए दर्द सर बना हुआ है, और वो है ट्रैफिक का बिगड़ता हुआ निज़ाम। अफसोस की बात यह है कि हैवी ट्रैफिक, गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों की वजह से शहर कायद में हादसात बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी तेज रफ्तार डंपर और टैंकर्स जानलेवा साबित होते हैं, तो कभी सड़कों पर लापरवाही से दौड़ती गाड़ियां कीमती जानें ले जाती हैं। इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने हैवी ट्रैफिक के औकात में तब्दीली, फिटनेस सर्टिफिकेट की सख्ती और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कुछ अहम फैसले किए हैं। ये नए इक़दाम किस हद तक मौसर साबित हो सकते हैं और हुकूमत इस हवाले से कितनी पुरअज़म है कराची के शहरियों के लिए ट्रैफिक का ये मसला कब और कैसे हल होगा, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी अली राशिद साहब। बहुत शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात के पीछे बुनियादी वजूहात क्या हैं और इन पर काबू पाने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने कौन से नए फैसले किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया कि मैं सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दे सकूँ और जो चीज़ें चल रही हैं उन पर रोशनी डाल सकूँ। देखें, बिल्कुल एक अफसोसनाक कुछ हादसे अभी रीसेंट पास्ट में हुए जिसमें सबको वो हुई, मगर अगर हम उनका जब हमने जायज़ा लिया तो काफ़ी मामलात ऐसे थे कि ड्राइवर्स जो ये डंपर्स चला रहे थे, कुछ इंस्टेंसेस ऐसी थी कि वो गाड़ियों के ब्रेक फेल हो गए, डंपर के ब्रेक फेल हो गए। तो उसका मतलब ये था कि वो एक टाइमिंग का इशू तो था कि जिस टाइमिंग पे उनको नहीं आना था रोड पे, इसलिए शाम या रात के वक्त उनको निकलना होता है, वो उससे पहले आ रहे थे। उसके अलावा ये भी था कि जो डंपर्स हैं या जो हैवी व्हीकल्स हैं, नंबर वन, क्या वो इस कंडीशन में हैं कि वो पीक कंडीशन में है कि उनके ब्रेक सही काम करते हैं, उनका सस्पेंशन सही है, अगर कहीं से खुदा ना खास्ता एकदम से ब्रेक मारना पड़ जाए तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है वो गाड़ी। तो वो हमने नोटिस किया कि उसमें कुछ इश्यूज थे, तो हमने अनाउंस किया है कि अब हर गाड़ी का जो हैवी ड्यूटी व्हीकल है उसका एक फिटनेस सर्टिफिकेट होगा जिसमें उसकी सारी की जाएंगी कि वो कि क्या वो गाड़ी रोड पे चलने के काबिल है या नहीं है, सेफ्टी के जहाँ उसकी चीज़ें होती है। दूसरी चीज़, ड्राइवर्स जो होते हैं उन पे हमने ये ट्रांसपोर्ट और जितनी लॉजिस्टिक्स एसोसिएशन है उनसे बात की है कि देखें, ड्राइवर्स एक तो उनका क्राइटेरिया मीट कर रहा हो। देखें, अगर मैं मोटरसाइकिल या गाड़ी का लाइसेंस मेरे पास है और हैवी ड्यूटी व्हीकल का नहीं है जहाँ आपको फीटों ऊपर बैठ के इतनी हैवी ड्यूटी 10 व्हीलर वगैरह चलानी होती है और नीचे अगर कोई है आपको दिखाई भी नहीं देता, तो वो एक जाहिर सी बात है, उसका एक टेस्ट होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। तो वो क्या लाइसेंस्ड याफ्ता या तरबियत याफ्ता ट्रेंड हैं वो ड्राइवर्स की ये गाड़ियां चला सके? तो दूसरी चीज़ हमने ये कंडीशन रखी कि वो ड्राइवर। तीसरी हमने कहा है उन ट्रांसपोर्ट जो उनकी एसोसिएशंस हैं कि जो ड्राइवर्स हैं उनको ओवरवर्क नहीं करें। अब देखें, कोई अगर कहीं और से ट्रांसपोर्ट या सप्लाईज लेके आ रहा है कराची शहर में, वो एंटर होता है, उसने रात को नींद पूरी नहीं की हुई होती, ओवर टाइम या 2 पैसे ज़्यादा, रोज़गार सबको कमाना चाहिए, अच्छी बात है, मगर वो कॉम्प्रोमाइज़, उसका जहन या अलर्ट है कि वो जब वो एंटर करता है कराची का शहर, क्या उसकी नींद पूरी हुई हुई है, वो ओवर टाइम तो नहीं कर रहा, रात की नींद अगर उसकी पूरी नहीं हुई तो फिर कैसे वो गाड़ी चलाए। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हमने अपने तौर पर स्क्रूटनाइज किया और उस पर वर्क किया। इसके अलावा फिर थोड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिविलियन, जो हम शहरी हैं, कराची के हो गए, सिंध के हो गए, पूरे पाकिस्तान के हो गए, बिल्कुल अली साहब, शहरियों पे भी जो है ना वो जिम्मेदारी आयद होती है। सर ज़रा ये बताइएगा कि हैवी ट्रैफिक के औकात में तब्दीली तो की गई है, कोई रिसर्च की होगी और कोई स्टैट से के होंगे, ये इक़दाम किस हद तक हादसात को कम करने में मददगार साबित होगा? और अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो किस तरह से इन्हें रोका जाएगा कि ये जो टाइम इनके लिए मुख्तस किया गया है इसके अलावा ये शहर में ना आ सके, इनकी एंट्री ना हो सके? देखिए, बिल्कुल इस पर पाबंदी लगाई गई है। DIG ट्रैफिक जो है अभी हमने तब्दील भी किए हैं रिसेंटली टू गिव अ मैसेज। देखें, बिल्कुल रेकलेसनेस की या अगर कोई अपना फ़राइज़ अंजाम सही तरह नहीं देखेगा तो उसमें 0 टॉलरेंस है। तो वो एक अच्छा मैसेज भी गया है कि देखें, अब होगा सही तरह से, अगर काम नहीं होगा, और ऐसे तो हमने सबको अकाउंटेबल बनाया है।
तो अब नए DIG ट्रैफिक जो तैनात हुए हैं वो भी हर चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। बाकी हम नाके हमने लगाए हुए हैं मेकिंग श्योर। मगर मैं आपको बताऊं डेली बेसिस पे 3,500 हेवी ड्यूटी व्हीकल्स कराची शहर में होती ही होती हैं। अब उनकी टाइमिंग करना, कभी कभी ये भी होता है कि देखें 3,500 में से हो सकता है 10 या 20 गलत टाइम पे आ रही हूँ, हमने शायद रोकी भी हो और उनका चालान किया हो, ड्राइवर भी गिरफ्तार किया हो, मगर एक अगर कहीं गलती से निकल जाए कहाँ और उसका एक्सीडेंट हो जाए तो फिर वो मीडिया में हाईलाइट हो जाता है। तो आर सक्सेस, वो कहते हैं ना फेलियर्स आर नोन, आर सक्सेसेस आर नॉट, मगर बेहतरी की गुंजाइश हर जगह है। हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाए और आवाम से भी अपील करते हैं कि आप भी हेलमेट पहने और थोड़ा रॉन्ग में नहीं आए। अच्छा अली, अभी आप कुछ जिक्र कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी का, सिस्टम के हवाले से मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। हमें आगाह कीजिए, क्या हुकूमत ने इन फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए कोई खसूसी मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया है? कोई ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू ये चीज़ मॉनिटर की जाए जो इससे पहले मुतारिफ नहीं करवाया गया था? जी बिल्कुल, हमने एक टैगिंग सिस्टम है, जैसे आपको नंबर प्लेट टैगिंग और हेवी ड्यूटी टैगिंग कैमरास हमारे पूरे कराची में लगे हुए, तो उसके तहत हम बना रहे हैं कि वो बड़ी व्हीकल जो भी एंटर हो रही हैं और एग्जिट हो रही हैं उसमें हमें मॉनिटर करने में भी आसानी होगी, पता भी होगा कि सिचुएशन कहाँ है। तो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कोशिश बिल्कुल करें। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी बड़ी अहम है और वक्त की ज़रूरत भी है। अली साहब, लास्टली ज़रा ये कमेंट कर दें कि DIG को तो आपने बदल दिया और इस तरह के नाके भी लगाए जा रहे हैं, इकदाम भी हो रहे हैं मॉनिटरिंग के। सर, सड़कों की खस्ताहाली हादसा की बड़ी वजह बनती है, उस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं वो भी बता दीजिए। देखिए बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो काम चल ही रहा है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर आप विजिट करें कराची शहर, देखिए मसला ये है कि कराची की डायनामिक्स काफ़ी लोग समझते नहीं और मगर हम पूरी जिम्मेदारी इसकी लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बड़े जिम्मा नहीं हो रहे। मगर कुछ चीज़ें अगर आप मुझे 20-30 सेकंड दें तो समझाऊं। कराची ऐसा शहर है कि जहाँ 13-14 डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस काम कर रही हैं। सिंध हुकूमत को तो आप कसूरवार ठहरा देते हैं और हम लेते भी हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मगर यहाँ लोकल गवर्नमेंट भी है, सिंध गवर्नमेंट भी है। बिल्कुल ठीक है अली, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। आप हमारी रहनुमाई कर रहे थे इस हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिफारती महाज की। तो तुर्क सदर तैयब अर्दवान का पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए हैं। दौरे के दौरान 24 अहम मुआहदे पर बात की और दस्तखत हुए हैं। सदर अर्दवान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से अलग अलग मुलाकातें भी की हैं। जी हाँ, मुख्तलिफ मुआहदों पर और MOUs पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर रजब तैयब अर्दवान ने पाक तुर्क आला सतही स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत की और पाकिस्तान तुर्क बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम का भी इस मौके पर इनेकाद हुआ, जिसमें दोनों अतराफ के सरकर्दा सरमायाकार कंपनीज और कारोबारी अफराद शरीक थे। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हुजूम बढ़ाकर $5 अरब की सतह पर लाने पर इत्तेफाक किया गया। तुर्क सदर ने अपने खिताब में कहा कि इक्तिसादी राहदारी मंसूबा तिजारत के फ़रोग के लिए निहायत अहम है। तुर्क सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में और मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया और कहा कि दोनों मुल्क मिलकर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा है कि दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे, तुर्क सरमायाकारों को सहूलतें देंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द मज़मूम मकासद के लिए अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान किब्रस के मामले पर तुर्किया की हिमायत करता रहेगा। तुर्क सदर तैयब अर्दवान इस दौरे मुकम्मल करके दोबारा रवाना वापस हो गए हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को नूर खान एयरबेस पर रुखसत किया है और तुर्क सदर और खातून अव्वल को दौरे की जो तस्वीरी एल्बम है वो पेश की है। तुर्क सदर का दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, मुस्तकबिल में इसके कितने पॉजिटिव असरात देखने को मिलेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। सर, आपको शो में वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि तुर्क सदर तैयब अर्दवान अपना दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए हैं, कितना कामयाब दौरा था? उन्होंने पाकिस्तान में बड़ी अहम मुलाकातें की, कितनी अहमियत का हामिल ये दौरा था और इसकी टाइमिंग कितनी अहम है, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के तनाज़ुर?
सदर अर्दोआन की पाकिस्तान की विज़िट बड़ी एक वेलकम विज़िट है, उसका तमाम पाकिस्तानी खैर मकदम करते हैं, लेकिन ये कोई नई और अनहोनी चीज़ नहीं है। दोनों ममालिक में हाई लेवल विज़िट्स जो हैं ये बहुत एक पुरानी रवायत है, पुरानी चीज़ है। अभी सदर जरदारी भी उनका एक छोटी सब उनका स्टॉप ओवर था तुर्की में, तो सदर अर्दोआन से उनकी वहाँ मुलाकात हुई थी। लेकिन ये टाइमिंग इसलिए भी अहम है, मैं समझता हूँ कि जो मुस्लिम दुनिया के मामलात हैं, ख़ास तौर पे गाज़ा के सिलसिले में, और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अनाउंसमेंट्स हैं उसमें 2-3 बड़े मुल्क हैं जो कि कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, तुर्की है, मलेशिया है, सऊदी अरेबिया तो बहरहाल है जी, और मिस्र का एक बहुत अहम रोल है। लेकिन उसकी वजह ये मैंने आखिर में नाम लिया, वो एक लिहाज से तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो इज़राइल का जो हमसाया है वो तो मिस्र है, बाकी मुल्क तो नहीं जिनका मैंने नाम लिया। लेकिन उनकी कैंप डेविड में उनके साथ पीस एग्रीमेंट हो चुका है, इसीलिए वो ज़्यादा अभी तक नहीं कोई एक्टिव नज़र आए। हाँ, अब वो नज़र आ रहे हैं। जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से ऐलान किया है कि जी उर्दून और इजिप्ट मिस्र जाएंगे, यहाँ के जो हमास में फ़लस्तीनी हैं, वो एक दूसरी बात है। लेकिन ये जो हालात हैं इसमें बहरहाल ये 2 मुल्क तो बहुत कलीदी हैसियत रखते हैं, क्योंकि इन्हीं के बारे में कहा गया कि रेफ्यूजीज़ ये लें हमास से। लेकिन जिन मुल्कों का मैंने नाम लिया है ये वैसे बहुत अहम इस्लामी दुनिया के मुल्क हैं। जी बिल्कुल ठीक। खुर्शीद साहब, हमें ये भी बताइए कि तुर्क सदर के दौरे के माशी असरात क्या होंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो माशी बहाली और इस्तेहकाम का है। पर इतनी नहीं प्रोग्रेस हुई जितनी तवक्को थी। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल कॉलेज में ही पढ़ता था उस वक्त से ये ख्वाहिश थी हमारे जो अर्लियर जनरेशन थी पाकिस्तान बनने के बाद कि तुर्की, पाकिस्तान, ईरान के ख़ास नौइयत के ताल्लुकात हों, और RCD भी बनी थी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। लेकिन उसमें कोई ख़ास तरक्की नहीं हुई ट्रेड की। ट्रेड का मसला यह है कि ज़्यादातर तो जब तक आपकी बहुत ज़्यादा एक इकॉनमी डेवलप ना हो जाए और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, फिर तो आप हर जगह पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ ट्रेड के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन तुर्की के साथ जो हमारी बहुत क्लोज कोऑपरेशन हो सकती है वो डिफेंस स्फीयर में है। मुझे याद है जब मैं वज़ीर ख़ारजा भी था और हमने उस वक्त F-16 की बात हो रही थी, तो मैंने ख़ुद प्रेसिडेंट बुश से बात की थी F-16 के बारे में। तो उसकी जो अपग्रेडेशन है, नए तो हमने ख़रीदे थे, वो भी तुर्की ने उसमें एक अहम रोल अदा किया था, क्योंकि तुर्की के पास भी F-16 थे, तो उसकी अपग्रेडेशन में तुर्की ने हमारी मदद की थी। वैसे ये जो दोनों मुल्क हैं, इनकी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी बहुत शायद अगर मैं ये कह दूं कि इस्लामी दुनिया में सबसे ज़्यादा 2 मजबूत फ़ौजें हैं, वो होंगी पाकिस्तान की, तुर्की की, बहरहाल मिस्र की है जी, और कुछ और मुल्क भी होंगे। लेकिन ये तो बहुत जो है ना पुरानी फाइटिंग फोर्सेस इसलिए मशहूर है क्योंकि इन्होंने कोल्ड वॉर में भी अमेरिका की हलीफ थे, और जहाँ तक फ़लस्तीन का मसला है उस पर ये पहले दिन से इनमें हम-आहंगी है। बिल्कुल सर, जो मौशी सूरत हाल है दोनों ममालिक के दरमियान और जो तिजारत को, ट्रेड को बढ़ाने की बात है, उस पर तो आपने कमेंट किया। ज़रा ये भी बताइए कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन की अगर बात करें तो उस पर 24 मुआहदों और MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। आइंदा 3 साल में $5 बिलियन तक मौशी हजम लाने पर इत्तेफाक हुआ है। आपको लगता है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मौशी हजम जो है वो बढ़ पाएगा? और ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि $5 बिलियन इनका ट्रेड होना चाहिए, नामुमकिनात में नहीं है। लेकिन उसके लिए जो हमारे जैसे मुल्क हैं उनका ट्रेड ज़्यादा वहाँ होता है कि हम अगर कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो, मसलन अगर हम तेल इंपोर्ट करें जो सऊदी अरब से करते हैं, तो हमारा ख़ुद ही तिजारत उनसे बढ़ जाती है।
या चाइना से तो सारी दुनिया आजकल हर चीज़ इंपोर्ट कर रही है, तो उनसे तिजारत बढ़ी हुई है। तुर्की से मेरी बड़ी ख्वाहिश है और पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि कन्वर्जेंस के एरियाज़ ढूंढे जाएं। जो अच्छी बात है वो ये है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स और जो लीडर्स हैं बिज़नेस और इंडस्ट्री के, उनको भी वो एड्रेस कर रहे हैं। और तुर्की की जो डेलीगेशन है उसमें भी मैंने ये सुना है कि वो काफ़ी ऐसे लोग ला रहे हैं जो कि तिजारत में इंटरेस्टेड है। तो एक अच्छा मौका होगा कि प्राइवेट सेक्टर जो है दोनों मुल्कों का वो आपस में देखे कि वो कहाँ कहाँ कोऑपरेट कर सकता है। आजकल जो ज़्यादा दुनिया में तरक्की होती है वो प्राइवेट सेक्टर की लेवल पे होती है। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है। और तुर्की के सदर पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर्स से मिलेंगे भी, उनसे उनका एड्रेस भी उनको करेंगे, उनका खिताब भी उनके प्रोग्राम में शामिल है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपके कीमती वक्त का। तो यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। मौसम गर्म या सर्द, लंबा दिन हो या फिर भाग दौड़ भरी रूटीन, एक मसला ऐसा है जो सबको कभी ना कभी जरूर परेशान करता है, और वो मसला ये है जनाब जिस्म और पसीने की नागवार बू का। और ये मसला सिर्फ पसीने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि जूतों और मोज़ों की बू भी एक अलग से दर्द सर बन जाती है। ख़ास तौर पर अगर दिन भर बंद जूते पहनकर काम किया जाए तो ये मसला अक्सर लोगों के लिए बाइस शर्मिंदगी भी होता है। बिल्कुल जनाब, और यही वजह है कि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस मसले से निजात कैसे हासिल की जा सके। डिओड्रेंट्स और परफ्यूम ही वाहिद हल है, ये इसके अलावा कोई कुदरती इलाज भी है। तो ये मसला तो बड़ा संगीन है और इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है, मारूफ हर्बलिस्ट हैं नैयर आपा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपा, ये मसला बड़ा खतरनाक है। हाँ जी, ये लोगों को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब उन लोगों को खुद फील नहीं हो रहा होता, लेकिन जो पास से गुजरता है बिल्कुल वो बेचारा जो है ना। पसीना आना एक कुदरती अमल है, लेकिन कुछ लोगों से इस कदर स्मेल आती है, इस कदर, और उनको खुद नहीं आ रही होती। हाँ जी, बिल्कुल क्या ऐसे। वजूहात है? एक तो मैंने देखा है जेनेटिकली भी है, दूसरा जो लोग जो है वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते प्रॉपर, जिनको पसीना ज़्यादा आता है उनको कम से कम दिन में 2 दफ़ा जो है वो बात लेना चाहिए, नहाना चाहिए। पानी का प्रॉपर इनटेक, डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी कम पीने की वजह से, मैदे की गर्मी की वजह से भी ये वाले इश्यूज जो है वो आ रहे होते हैं। तो उसमें यह है कि पानी का प्रॉपर जो है वो इनटेक जो है वो करना चाहिए। और जिनसे स्मेल आ रही हो तो उन्हें थोड़ा सा जो है वो गाइड करें। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, आप अपने पास बैग में सौंफ और इलायची जो है वो मस्ट रखें। ठीक है। आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी सौंफ और इलायची को मुंह में आप चबाते रहें, उससे भी आपके जो पसीने से स्मेल आ रही होती है तो वो भी जो है वो ख़त्म होगी, कम होगी, और दूसरा मुंह से स्मेल भी नहीं आएगी। और तीसरे नंबर पे जो पसीने से एक गंदी स्मेल है, इसके खाने से वो भी ख़त्म होगी। ये बहुत इजी जो है ना वो रेमेडी है, बहुत इजी टिप है। कुछ लोगों के पसीने से स्मेल नहीं आ रही होती लेकिन ब्रश वगैरह भी करते हैं डेली बेसिस पे, तो भी उनकी सांस से, उनके मुंह से स्मेल आ रही होती है। तो उन्हें ये वाली रेमेडी जो है वो लोग हमने ये भी देखा है कि आप कोई हाईलाइट कर भी देते हैं जिनके साथ आपकी जरा बेतकल्लुफी होती है, तो वो ये कहते हैं कि हम कोई बड़ी हैवी मेडिसिन खा रहे हैं या कोई इस तरह की चीज खा रहे हैं, उसकी वजह से स्मेल आ रही है। जी बिल्कुल, मेडिसिन की वजह से, या डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके, या जिन्हें कोई किडनी वगैरह का इशू है उनसे, या जिन्हें कॉन्स्टिपेशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं तो उनको ये वाले इश्यूज और प्रॉब्लम होती है। तो जिन लोगों के कॉन्स्टिपेशन के इशू हैं वो कोशिश करें कि डेली बेसिस पे, अब जैसे गर्मी आ रही है, मैदे में गर्मी है, कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा ओवर स्वेटिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा पसीने से स्मेल आ रही है, तो वो क्या करें, रात के अंदर जो है वो आधी चाय की चम्मच चिया सीड, आधी चाय की चम्मच तुख्मे बालंगा है, थोड़ा सा गूंद कतीरे का टुकड़ा जो है ये 1 गिलास पानी में भिगो दें। ये तो गर्मियों के लिए भी बड़ी बेहतरीन ड्रिंक है जो आगे सुबह गर्मी आ उठ रही के है। हाफ इसमें लेमन स्क्वीज करें, थोड़ा सा हनी लें। ये खाली पेट अगर आप पीना शुरू कर देंगे तो आप तो आपकी देखेंगे गट हेल्थ जरा बेहतर हो गट जाएगी। हेल्थ जब बेहतर होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तो आपके जितने भी इससे रिलेटेड इश्यूज हैं वो खुद ब खुद खत्म हो बताइए, जाएंगे। भूख को भगाने के लिए क्या टिप्स लेकर आई हैं? हाँ जी, नहा लिया, नहाने के बाद जो सबसे है पहले वो नहा लें। हाँ जी, ठीक जाहिर है। सी बात है, आपने सुबह नहाया, नहाने के आधे घंटे बाद ही फिर इतना ज्यादा पसीना आ रहा होता है कि लगता ही नहीं है Yes, नहाए, कुछ लोगों कपड़े को आता है, बिल्कुल बिल्कुल गीले आता हो है। जाती हैं
और बिल्कुल आर्म पिट वगैरह में कपड़ों का कलर ही फेंट हो जाता है, इतना एसिडिक उनका जो है वो हमारे यहाँ पसीना तो फिर होता है। गर्मी भी आपको पता है ना, सूरज हमसे पर्सनल हो जाता है। तो उसके लिए जो है वो जिन लोगों को आर्म पिट में बहुत ज्यादा जो है वो पसीना आता है, स्मेल आती ये है, मसला आपा बहुत जिम ज्यादा है। में बहुत ज्यादा जो है ना फेस करने को मिलता है, इसका प्लीज कोई हल बताएं। इसको बेकिंग सोडा और फटकड़ी दोनों बराबर अच्छा। क्वांटिटी के अंदर उसका पाउडर बना के आप अपने वॉशरूम के अंदर रख लें। आपने नहा लिया, नहाने के बाद आप क्या करें, एलोवेरा जेल जो बॉटल्स के अंदर मिलती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है फ्लैश एलोवेरा लें और आप उसको जो है वो निकालें, तो एलोवेरा जेल लें, थोड़ी सी हाथ के ऊपर आप एलोवेरा जेल डाल लें, उसके अंदर आपने ये फटकड़ी और बेकिंग सोडे वाला पाउडर डालना है, इसको मिक्स कर लेना है। कोई भी अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल, लेमन का एसेंशियल ऑयल बेहतरीन रहता है, ठीक है, वो आप 2-3 कतरे डालें, उसको मिक्स करें, वो आप अपने आर्म पिट्स में, आप अपने जो है वो जहाँ आपको लगता है कि आपका जो है वो अंडर लेग्स वगैरह या आपके जो पाँव है जहाँ पे ज़्यादा पसीना आ रहा है, इसको आप फुल बॉडी पे भी लगा सकते हैं। तो आप इसको लगा दें, ड्राई हो जाए, आप कपड़े पहन लें, आप देखेंगे कि आपको जो है वो ओवर स्वेटिंग हो रही है वो भी नहीं आएगी और पसीने से स्मेल भी नहीं आएगी। उसके बाद ड्यूड्रेंट की बात की तो ड्यूड्रेंट के लिए जो है वो आपको पता है जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स है वो बेहतरीन है कि इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, पसीना आ रहा है और पसीने के साथ बैक्टीरिया मिलके स्मेल जो है वो ज़्यादा कॉज करता है। तो जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स हैं वो बेहतरीन है। आप क्या करें कि आप जो है वो 1 गिलास गर्म पानी का ले लें, उसके अंदर आप थोड़ी सी जो है वो ग्रीन टी लीव्स जो है वो डाल के उसको दम के अंदर रख दें, उसको आप स्टेन करके इसी के अंदर थोड़ी सी आप फटकड़ी और कोई भी अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल इसके अंदर डाल दें, ठीक है। पेपरमिंट बेहतरीन रहता है, एक तो वो कूलिंग इफेक्ट देगा, ठंडक देगा। आप देखें कि पहले प्रिकली हीट पाउडर बहुत ज़्यादा लगाया जाता था इसलिए कि वो बॉडी ठंडी रहे, लेकिन जो पाउडर है वो आपके पोर्स को क्लोग कर देता है, तो उसके लिए जो टोनर है ये सबसे बेहतरीन है। तो आप इसके अंदर अगर पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल डाल देंगे तो वो बेहतरीन है, नहीं भी है तो आपको पंसारी की दुकान से क्रिस्टल्स मिलते हैं पेपरमिंट के। अच्छा। तो उसको कहें कि जो पुदीना सत पुदीना है वो दे दें, तो वो उसके 2-3 क्रिस्टल आप इसके अंदर 50 रुपए का लेके रख लें। आप यकीन करें हल्की सी पसीना आएगा, आपको लगेगा कि आपकी बॉडी फ्रीज हो रही है, इतनी कूलिंग उसके साथ आपको इफेक्ट मिलेगा, ठंडक मिलेगी, आप रिफ्रेश रहेंगे और इसके साथ आपके जो पसीने से स्मेल आती है वो नहीं आएगी। और इसी तरह से जो ग्रीन टी है आप इसको 1 या 2 कप इसी में पुदीने के पत्ते ज़रूर डाल लें और थोड़ी सी सौंफ डाल लें। तो जिन लोगों को ये इशू है तो वो जो है ये वाला जो कहवा है दिन में 2 या 3 दफा लें। जबरदस्त चलता फिरता एसी का नुस्खा ही बता दिया कि पसीना भी आएगा तो आपको उससे ठंडक महसूस होगी। जाहिर सी बात है कि जो पसीना क्यों आता है, ताकि अगर हवा लगे तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहे। तो जब पसीना आएगा आपने फुल बॉडी के ऊपर जो है वो पेपरमिंट आपके लगा हुआ है जो कि सेफ है, किसी किस्म का उसका साइड इफेक्ट नहीं है। मुझे ये बताइए जो हम परफ्यूम्स और केमिकल्स और ड्यूरेंट्स यूज करते हैं इसका ज्यादा इस्तेमाल कुछ लोग बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि उन लोगों को पता होता है उनसे स्मेल आ रही है, उनको स्वेट बहुत हो रहा है, तो क्या इसका कोई नुकसान भी है और अगर नुकसान है तो कोई हर्बल हमें परफ्यूम बताइए। जी बिल्कुल, आप देखें कि उसके अंदर वो अल्कोहल बेस्ड होता है, ठीक है, वो थोड़ी देर के बाद जो है वो खत्म हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। तो उसमें यह है कि जहाँ आप लगा रहे हैं, खासकर आप अंडर आर्म लगा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्किन डार्क हो जाती है और लूज हो जाती है बहुत ज़्यादा स्किन, उसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं। तो उसके लिए जो है वो आप क्या करें, जो नेचुरल ड्यूड्रेंट है लेमन ग्रास बेस्ट है। लेमन ग्रास का कहवा पीने में भी जिन लोगों के पसीने से स्मेल आती है तो लेमन ग्रास का कहवा ये भी सिंपल है, एक कप गर्म पानी का करें, थोड़े से आप इसके जो है वो लेमन ग्रास डालें, उसको दम दे दें, इसी के अंदर आप थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करें, तो आप दिन में 2 या 3 दफ़ा ये कहवा लें, पसीने की स्मेल ख़त्म करेगा। प्लस 1 गिलास पानी का लें, उसके अंदर आप थोड़ी सी जो है वो लेमन ग्रास डाल के 3-4 दफ़ा इसको बॉईल कर लें। जब ये बॉईल हो जाए इसको स्टेन कर लें, स्टेन करके इसके अंदर अगर आपके पास लेमन एसेंशियल ऑयल वगैरह नहीं है, आप सिंपल लेमन के पत्ते थोड़े से लेके क्रश करके आप इसके अंदर गर्म पानी के अंदर ही डाल देंगे, इतनी अच्छी जो है वो लेमन की इसके अंदर खुशबू आ जाएगी। एक लेमन ग्रास की अपनी स्मेल बहुत अच्छी रिलैक्सिंग रिफ्रेशिंग होती है और दूसरा लेमन के जो पत्ते हैं विटामिन सी है इसके अंदर, तो इसकी भी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। इसी के अंदर जो है वो आप अगेन थोड़ी सी फटकड़ी डाल लें। सपोज अगर 1 गिलास पानी का है तो उसके अंदर आपने 1/4 टीस्पून फटकड़ी का पाउडर डाल लेना, क्योंकि जो फटकड़ी है वो एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है और पसीने को जो ओवर आपकी जो स्वेटिंग हो रही है आपके पोर्स को मिनिमाइज करती है,
तो उसके लिए जो है ये फटकड़ी आप इससे बेहतरीन है। पहले जो बात कर रहे थे हम, मतलब ये बड़ी डिबेट है कि अल्कोहलिक जो परफ्यूम्स हैं वो कहते हैं कि जनाब कुछ कहते हैं कि आपको अपनी बॉडी पे लगाना चाहिए, जिस तरह खास तौर पे नेक पे, और इस तरह कुछ कहते हाँ, हैं ये कि बहुत जनाब बॉडी debate पे है। नहीं लगाना चाहिए, हाँ आपको जी। अपने कपड़ों पे अप्लाई करना चाहिए। सही तरीका हाँ क्या जी है बिल्कुल, इसका? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर क्योंकि आप बता रही साइड इफेक्ट हैं बॉडी पे साइड लगाने। इफेक्ट भी है, दूसरा हमने नमाज वगैरह जब पढ़नी है तो अल्कोहल जो है वो अगर बॉडी पे लगा हुआ होगा तो उसके अंदर जो है वो जाहिर सी बात है कि वजू का और इस तरह के इश्यूज होते हैं, इसलिए कपड़ों के ऊपर लगा लें, बॉडी पे नहीं लगाएं। दूसरा भी उसका वही नुकसान है कि वो ड्राई करता है, आपकी बॉडी को टैन करता है, आपकी बॉडी लूज होगी। तो इसके अंदर जो ये वाला मैंने टोनर आपको बताया है, लेमन ग्रास, लेमन के पत्ते, फटकड़ी, और इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन जरूर ऐड करनी है। जो ग्लिसरीन है ये मॉइस्चराइज भी रखेगी, ये क्योंकि जो फटकड़ी है वो आपको पता है थोड़ा ड्राइंग इफेक्ट है उसका, तो जब ग्लिसरीन आप ऐड कर लेंगे तो ये soft भी हो जाएगी आपका skin। अमेजिंग जी, ये आपका अमेजिंग डिओड्रेंट है कि जो सारा दिन आपको रिफ्रेश रखेगा, फ्रेश रखेगा, और प्लस अगर आपने फुल बॉडी पे इसको स्प्रे किया हुआ है तो टैनिंग वगैरह या स्किन जो है वो ब्लैक, और क्योंकि फटकड़ी के साथ थोड़ा सा जो है वो कुछ लोगों को सूट नहीं करती, हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो लगानी जरूरी है इसलिए हाँ। कि वही आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगी, आपकी स्किन को लाइट करेगी, और ये जी। जो प्रॉब्लम है स्मेल का ये दूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच आपा, आपकी बहुत मौजूदगी शुक्रिया। का आपने टिप्स हमें बताए कि किस तरह खुद को हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट रख सकते हैं और खुशबूदार बना सकते हैं। तो नाजरीन मजीद आगे बढ़ते हैं और एक विश खबर शामिल कर देते हैं जनाब, बल्कि हाँ, खबर से ज्यादा तो एक विश करना ही है विश है। जनाब। कुछ अदाकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज कर रहे होते हैं। उनका अंदाज, उनकी अदाकारी, उनके डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ ऐसा होता है कि जनाब किरदार जिंदा लगने लगते हैं। और जब बात हो वर्सेटाइल एक्टिंग की तो एक नाम सबके जहन में आता है और वो है लिविंग लेजेंड नुमान एजाज साहब का, जो कि एक ऐसे लेजेंडरी अदाकार हैं जो हर किरदार में जान डालने का फन बखूबी जानते हैं। 35 इयर्स फनी सफ़र में दर्जनों यादगार ड्रामे, बेशुमार अवार्ड्स और लाखों मद्दाहों की मोहब्बत, ये सब नुमान एजाज की बेमिसाल सलाहियतों का सबूत है। आज नुमान एजाज की सालगिरह है और हमें खुशी है कि हम इस मौका पर उनके शानदार करियर को आज तहसीन पेश कर रहे हैं। इतनी नेचुरल परफॉर्मेंस होती है नुमान एजाज की कि मेरे तो बड़े फेवरेट हैं। सेम हेयर। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, वक्त का हर लम्हा कीमती है, लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास बरकतों और रहमतों से नवाजा है। ऐसे ही महीनों में से एक है माह शाबान। ये वो महीना है जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक का पेश खैमा करार दिया है। इसमें नेकियां करने की ख़ास ताकीद भी फरमाई है उन्होंने। जी हाँ, शाबानुल मौसम, इबादात, इस्तग़फ़ार और रमज़ान की तैयारी का महीना है। सहाबी रसूल हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपको शाबान में जितने रोज़े रखते देखा, किसी और महीने में नहीं देखा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में ये फरमाया कि ये वो महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान आता है। लोग इसकी फजीलत से गाफिल होते हैं। इसमें बंदों के अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे अमाल उस वक्त पेश हों जब मैं रोज़े की हालत में हूं। सुभान अल्लाह, यानी ये महीना नेकियों को बढ़ाने का, गुनाहों को मिटाने का मौका देता है, मगर अफसोस है कि अक्सर लोग इसकी बरकतों से महरूम रह जाते हैं। तो नाजरीन, आज हम इसी बाबरकत महीने की अहमियत, फजीलत और बरक़ात पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारूफ मजहबी स्कॉलर अली वकार कादरी साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अली साहब, सबसे पहले बताइएगा कि माह शाबान की दीनी अहमियत क्या है और इसको रमज़ानुल मुबारक का पेश खैमा क्यों करार दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे यहाँ एक्चुअली जो मज़हबी तबका है वो जज्बाती है, वो या इस तरफ चला जाता है या इस तरफ चला जाता है। और हमारे यहाँ जो मज़हबी फ़िक्र आम तौर पे पढ़ाई जाती है, उसके अंदर भी कोई एतदाल और कोई बैलेंस और कोई रीज़निंग वाली बात बहुत कम पाई जाती है। ये वजह है कि जब से ये मसालिक बने हैं और लोग तकसीम हुए हैं तो हर बंदा एक एक डोमेन का नुमाइंदा बन गया है। चीज़ों को रैशनली देखना चाहिए। आप देखें, दो तसव्वुर हैं जो हमें साइंस भी पढ़ाती है, हमारा दीन भी सिखाता है। एक है ज़मान और एक मकान, टाइम एंड, आप सुनते हैं, टाइम एंड स्पेस। आप देखें, ज़मान जो है, क्या हर ज़माना बराबर होता है?
आप अभी 4 रकत नमाज पढ़ी और आप रमज़ान के दिनों में 4 रकत नमाज पढ़ी, तो वही 4 रकत नमाज है, तो क्या उनका अजर सवाब बराबर है? वो तो 70 गुना से भी ज़्यादा फ़र्क है। बिल्कुल। आप अभी 2 नफल पढ़े और रमज़ान में वही 2 नफल पढ़े, तो क्या अजर में बराबर है? आज के 2 नफल फ़र्ज के बराबर हो। तो आप आज अब जाएँ काबतुल्लाह में, क्या हज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो ख़ास दौरानी है जिसमें आप हज करें। तो जो दौरानिया है, जो ज़माना है, उसके सब ज़माना एक जैसा नहीं है, मुख्तलिफ है। अब रातें सब वही 24 घंटे का दिन है और 8-10 घंटे की रात है, लेकिन एक रात शब कदर कुरान कहता है कि 1000 महीनों से भी बेहतर है। फिर मकान की अपनी अहमियत है। आप यहाँ नमाज पढ़ें, एक नमाज, यही 4 फ़र्ज आप जाके मस्जिद अक्सा में पढ़ें 25,000 गुना, यही आप मस्जिद नबवी में पढ़ें 50,000 गुना, यही आप जाके काबतुल्लाह में पढ़ें 1,00,000 गुना। तो ये बड़ी लॉजिकल बात है कि आप ज़मान और मकान की तब्दीलियों और उसके अंदर जो बरकतें अल्लाह ने रखी हैं उसका इनकार कर दें। ये तो मैंने लॉजिकली अर्ज कर दिया। अब हदीस की तरफ आती है। जिस तरह सारे ज़माने एक जैसे नहीं हैं, हर ज़मानों के अंदर औकात के अंदर उसकी डिफरेंट उसकी अहमियत आई है, इसी तरह सारी जगह भी एक जैसी नहीं है। आज की जो रात है, इस हवाले से लोग बस थोड़ी सी गुमराही की तरफ चले जाते हैं। आज की रात के हवाले से मुहद्दिसीन ने, इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब जो सियासित्ता के अंदर है उसके अंदर बाब कायम किया है, फजल निस्फ शाबान, 15 शाबान की रात का बाब। हदीस की किताब में अबवाब कायम है जिसके नीचे फिर वो हदीसें लाती हैं। इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं। इसको सबसे पहले जिस तरह भी आपने भी फरमाया, रमज़ान ये अली साहब ये हवाले देना ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग जो ये बातें करते हैं ये हवाले तलाश कर रहे होते हैं। मैं सब बता रहा हूँ। मैं बताता हूँ सूरह दुखान की तशरीह में, युफ़रक़ु फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात हर हिकमत वाले अमर का फैसला होता है। इमाम तबरी को उठा लें, इमाम कर्तबी को उठा लें, उसके बाद इमाम खाज़न ने इस पर बड़ी तफसील बयान किया, आइमा मुहद्दिसीन ने इस पर बहुत कुछ लिखा है। अच्छा, अब असल इल्मी इख्तलाफ क्या, मैं वो भी बताता हूँ, आपको बड़ी हैरत होगी। और आप समझ जाएंगे कि अच्छा अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ परसेप्शन। एक्चुअली डिफरेंस नहीं है, परसेप्शन है। हर बंदे ने अपनी परसेप्शन को लिया और उसको खड़ा हो गया। अच्छा, अब मैं पहले वो बता, अब इस रात के बारे में बताया गया, ये जो रात गुजरी है, ये रात वो है कि हजूर ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ख़ास रहमत के साथ आसमान दुनिया पर नज़ूल जलाल फरमाता है और आम मग़फ़िरत का ऐलान करता है, मुनादी देता है, पुकारता है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, मैं उसको मग़फ़िरत दूँ, है कोई औलाद मांगने वाला, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, अल्लाह की रहमत उरूज पर होती है। अच्छा, और इस रात अहम तरीन फ़ैसले होते हैं इन महीनों में। अच्छा, अब इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफ ये लोग कहते हैं नहीं जी इस रात नहीं होते, शब कदर जो रमज़ान की 27वीं उस रात होती है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बेज़ावी और अपना इमाम बग़वी, इन 3 आइम्मा ने इस इख्तलाफ को बयान करके दोनों नुक्ते नज़र मिला दिए। वो कहते हैं कि अब एक नुक्ता नज़र है, इस रात कुरान का नज़ूल भी इस रात हुआ। इमाम बग़वी और इमाम इब्न कसीर कितने बड़े मारूफ लोग, उन्होंने कहा कि इसके अंदर तत्वीक ये है कि लोहे बैतुल मामूर से पहले आसमान पर यकबारगी जो कुरान नाजिल हुआ वो इस रात हुआ, और पहले आसमान से ज़मीन पर जो उसका दर्जा बदर्जा नज़ूल शुरू हुआ वो 27वीं रात को हुआ। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये ज़िंदगी मौत रिज़्क़ के फ़ैसले इस रात अल्लाह लोहे महफूज पर लिख देता है, और लोहे महफूज से फरिश्तों के हैंड ओवर करना कि किसने जाके कब रूह कब्ज़ करनी है, ये 27वीं शब को होता है। तो ये चीज़ें लिंक अप हो सकती हैं बड़ी आसानी के साथ, और उलमा ने की हैं। अब हमारी हट दरमी है कि हम एक चीज़ को लेके पकड़ लेते हैं और दूसरी चीज़ को छोड़ देते हैं। फिर इसके अंदर एक बड़ी ख़ास बात, गुनाहगार हम जैसे आजिज़ गुनाहगारों के लिए ये महीना बड़ा अच्छा है और बड़ा इसके अंदर उम्मीद के बड़े पहलू मौजूद। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमा रहे थे, 13 शवान थी, 3 दिन पहले आपसे फरमाते हैं बारी ताला मेरे उम्मतियों की मुझे बख्शिश की इजाज़त दे, शफात की इजाज़त दे। तो 1/3 उम्मत की शफात की इजाज़त मिल गई। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली नहीं हुई। आप अगले दिन फिर फजर से बैठ के पूरा दिन नमाजें और सारी रात का शब्बेदारी के बारी ताला मेरी उम्मत की शफात की इजाज़त दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो 1/3 से बढ़ाकर 2/3 कर दी, लेकिन अभी भी आपकी तसल्ली नहीं हुई। फिर आप 15 शौबान की रात, तीसरी रात बैठे, तो 15 शौबान की रात फिर जिब्राईल अमीन आए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने आपका उम्मत के लिए इस तकलीफ़ से गुजरना कि मेरा कोई उम्मत ही भी मेरी शफात से महरूम न रहे और वो जहन्नुम में न रह जाए, अल्लाह ने उसको कबूल फरमाया। अब आपको आपके तमाम उम्मतियों की शफात की इजाज़त है, हत्ता कि
जब क़यामत का दिन होगा, इमाम तिरमिज़ी ने बयान किया, इमाम तबरानी ने बयान किया, हजूर फरमाएंगे कि लोग शफात के लिए हर नबी के पास जाएंगे और वो कहेंगे लस्ता लहा, आज मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं इस काम के लिए नहीं। चलते चलते बिल आखिर, अब देखे ये तो मैदान महशर है, अल्लाह तो सामने बैठा है, तो जाना तो सीधा अल्लाह के पास चाहिए था। ये तो दुनिया नहीं है ना कि अल्लाह नजर नहीं आ रहा, वहां तो अल्लाह मौजूद है। अल्लाह की मौजूदगी में वो कोई इब्राहिम के पास जा रहा है, जबरदस्त मिसाल आपने पेश की। कोई इब्राहिम के पास जा रहा है, कोई मूसा के पास, ये हदीस सही है। और वो कहेंगे लस्त लहा, हम आज कुछ नहीं कर सकते। जब सब हजूर के पास पहुंच गए, हजूर फरमाएंगे अना लहा, यानी अब मैं इसका अगर अपनी लोकल जुबान में तर्जुमा करूं तो सब ये कहेंगे कि नहीं मैं काम नहीं कर सकता, और हजूर फरमाएंगे मैं खलोता ही इस वास्ते, अरे वाह वाह, मैं तो खड़े इसलिए हूँ। सुभान। तो हजूर अलैहिस्सलाम आगे बढ़ेंगे और अल्लाह के अर्श के सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा इरफा रासिक, अपना सर उठाओ। इसका जो मोहब्बत वाले लोग हैं वो तर्जुमा ये नहीं करते कि अपना सर उठाओ, वो कहते हैं कि महबूब अपना चेहरा दिखाओ। अरे वाह। इरफा रा, अपना सर उठाए। सल तो अता, सवाल कीजिए आपको अता किया जाएगा। वशफा तो शफ़ा, शफात कीजिए आपकी शफात कबूल की जाएगी। हजूर सर उठाएंगे और फरमाएंगे रब्बे उम्मती उम्मती उम्मती। अल्लाह फरमाएगा जाओ जिसके इतने अमल कम हैं उनको ले आओ। जो लोग जहन्नुम में जा चुके होंगे, जिनके अमल कम होंगे, फॉर द टाइम बीइंग वो जहन्नुम में जाएंगे। ओके, हजूर जाएंगे जहन्नुम से, और अल्लाह जहन्नुम को ये कह देगा कि खबरदार, इनके चूंकि मेरे महबूब ने शफात करनी है तो इनको पाँव से ऊपर नहीं जलाना, चेहरे इनके नहीं जलाने, ताकि पहचानने में मुश्किल ना हो। जाएंगे उनको निकाल के लाएंगे, आके फिर सजदे में गिरेंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा सल तोता वशफत शफ़ा इरफा रासिक, जाएंगे अगले तबके, हत्ता के अल्लाह फरमाएगा 1/3 से ज़्यादा उम्मत आ जाएगी। फिर अल्लाह फरमाएगा महबूब, अब हजूर फरमाएंगे उम्मती उम्मती। अल्लाह फरमाएगा कि जाएं, अब जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान है उसको भी निकाल के ले आएं, उसको भी ले आएंगे। फिर आके सजदे में गिरेंगे। अल्लाह फरमाएगा राई के दाने के निस्फ के बराबर ईमान है, उसको भी ले आएं, वो भी ले आएंगे और फिर आके गिर जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे अब क्या चाहता है? हजूर फरमाएंगे उम्मती उम्मती। तो अल्लाह फरमाएगा कि अब जिसने ईमान की हालत में एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा और फिर शिरक नहीं किया, जाए उसको भी निकाल के लिए। तो इसका इत्माम आज की रात में हुआ था। कादरी साहब, बहुत ही खूबसूरती से आपने ये चीज़ एक्सप्लेन की और मिसकंसेप्शन के हवाले से भी बात की, इस महीने के हवाले से जो लोगों के दिलों में है। मुझे ये बताइए, इस महीने में जो सदका करते हैं, खैरात करते हैं, उनका अजर कितना इजाफा हो जाता है, उसमें बताइए। और कुरान और सुन्नत इसके बारे में क्या, किस तरह हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा कर सकते हैं? इबादत के ज़रिए, रोज़े के ज़रिए क्या कर सकते हैं? देखें, हर बड़े काम की कुछ ना कुछ प्रिपरेशन होती है। अरबी की जो तारीख़ की किताबें हैं ना, अरब लोगों की तारीख़, वहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, मैं अक्सर देता हूँ, वो आपको सुनाता हूँ। उससे समझ आ जाएगी कि शाबान का जो रमज़ान से पहले रखा जाना, इसमें क्या हिकमत। अरब में आपको पता है लड़ाइयाँ बहुत होती, जंगें बहुत होती थी जाहिली अरब में। जंगें, छोटी छोटी बात पे जंग होती। एक कबीला था, उसने दूसरे कबीले के घोड़े को तीर मारा जो उसके पाँव पर लगा, और इस बुनियाद पर उनमें 40 जंगें हुई और 3 नस्लें मर गईं। 3 नस्लों ने आज दूसरे को मार दिया, इतनी जंगें हो। अब वो घोड़ों पे जंगें लड़ते थे। अच्छा, वो जंग में हर घोड़ा इस्तेमाल नहीं करते थे, वो बड़े समझदार, तो उन्होंने बड़े बड़े मैदान बनाए होते थे, अस्तबल बड़े बड़े, और शदीद गर्मी जून जुलाई के महीनों में वो घोड़ों को ख़ास मुद्दत के लिए भूखा रखते, प्यासा रखते और धूप के अंदर रखते, साए में न रखते, और फिर उस गर्मी में दौड़ाते, और उस दौड़ के दौरान घोड़े का स्टेमिना चेक करते, और फिर वो तय करते थे कि ये घोड़ा इस काबिल है कि इसको मैदान जंग के लिए रखना है, और उस पर वो लोहे का गर्म करके स्टैंप कर देते। बाकी एक तरफ नाअहल घोड़े और इनको एक तरफ, और जो एक तरफ करते उसको पता है क्या कहते थे? अलखील अस्साइम, सौम रोजे को भी कहते हैं, रोजेदार घोड़ा उर्दू में अगर तर्जुमा करो। अच्छा, तो वो तैयारी करवाते थे इस पूरी मुश्किल से गुजार के कि ये घोड़ा है जो मैदान जंग में हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, धोखा नहीं देगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान से पहले ये हमारी तैयारी करवा रहा है कि हमें एक बड़े मैदान में उतरना है। उसके लिए प्रिपेयर होके जाएं, उसको लाइट ना लें, फॉर ग्रांटेड ना लें हर शय को। तो उसके लिए, और हमारी बॉडी भी एकदम, आप देखें वो जाएं रमज़ान में तो उस तरह से तैयार नहीं होती। अगर आप पहले से इस महीने में रोज़े वगैरह रखना शुरू कर दें, अपनी बॉडी को यूज टू बनाएं, तो बड़ा वो आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं। कसरत से रोजे रखते थे, क्यों? क्योंकि अब रमज़ान में जब आपकी पूरी रूटीन चेंज होनी है तो आप थोड़ा सा यूज टू होने लग जाएं उससे पहले। तो इंसान है ना, तो चीज़ें जो है उसको लाइन अप करने के लिए रमज़ान आया है। शाबान का मतलब, शाबान का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है शाख दर शाख फैलना। जिस तरह आप दरख्त देखें ना, एक टहनी है, उसी के अंदर से फिर एक निकल रही है, फिर उससे यूँ निकल रही है। तो हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया शाबान यूँ है कि इसमें अल्लाह नेकियों को फैला देता है।
और रमज़ान रम्ज़ से बना है, उसका मतलब है जलाना, और रमज़ान हुआ जिसमें अल्लाह गुनाहों को जला देता। तो ये 2 महीने क्या आपस ज़बरदस्त। में बड़ा लिंक रखते हैं। बहुत शुक्रिया अली वकार कादरी साहब आपके कीमती वक्त का। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम जो माह शाबान है इससे भरपूर इस्तेफादा कर सकें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, ख़ुद को रमज़ानुल मुबारक के लिए तैयार कर सकें, रोज़े रख सकें। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।